पापा पार्टी लीडर्स वो सब जितना भी वो लोग डिस्कस करते थे पार्टी को लेके, इक्वालिटी, क्योंकि ही इज़ ए वंडरफुल कम्युनिस्ट पार्टी लीडर। इक्वालिटी को पूरा जीते थे, उनके खून खून बूंद बूंद में वो छुपा हुआ था। हर कैस्ट को एक ही जैसा देखना है, सभी को एक ही जैसा देखना है। 30-35 एकड़ खेत होता था हमारे पास, पूरा खेत को डोनेट ही कर दिया उन्होंने पूरा गाँव के लिए, गाँव में सभी को हेल्प करने में, उन टॉपिक्स में उनके साथ मीटिंग अटेंड करने में, महिला मंडल मीटिंग्स में जाने में, ये सब बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट होता था। रात को सोने के बाद 1 बजे 2 बजे मैं पापा को उठाती थी, पापा कुछ बाहर आवाज़ आ रही है, तो वो उठ के जाके देखते थे। बहुत बड़े बड़े जगह पर के घर बनी हुई है गांव में, आधा आधा एकड़ में एक घर बनी होती है, तो चारों ओर बॉर्डर में जाके कोई बछड़ा, ये कोई डॉगी घूम रही होती, आके मुझे बोलते थे बेटा वहाँ पर बछड़ा है, अब आप सो जाओ। तो ये कई बार रिपीट होता था। जब भी मैं पापा को उठा देती थी, इतनी दूर की आवाज़ भी मुझे आता था, और मैं उठा देती थी तो पापा ज़रूर जाके देख के आते थे। कई बार मेरी मम्मी बोलती थी आपको पता ही है वो बार बार बोलती है, फिर मम्मी को गुस्सा करते थे, ऐसा नहीं बोलना, उसके अंदर कुछ क्वालिटी है जो सुन पा रही है, जो तुम और मैं नहीं सुन पा रही हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आत्मा की यात्रा में। आज हम दीप्ति नदेला जी से पुनः उनके आगे की यात्रा के बारे में समझते हैं, और हम भी अपने जीवन में कैसे अच्छी अच्छी चीज़ों को, अनुभवों को लाकर और फास्ट ट्रैक में आगे बढ़ सकते हैं। स्वागत है आपका दीप्ति जी। थैंक यू मैम। दीप्ति जी, जैसा कि हमें पता चला, आपने बताया अपने पिछले एपिसोड में कि 2015 से आपके जीवन में ध्यान आया, वो भी माध्यम बना आपकी बेटी। तो ध्यान से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या चैलेंजेस के साथ से आप बाहर निकल पाए? वंडरफुल। 2014 में हम लोगों का एक एक्सीडेंट हुआ मैम। क्या है, शबरी में अयप्पा स्वामी का टेम्पल है, उनकी 40 दिन का एक व्रत किया जाते हैं, वो जेंट्स करते हैं। उसमें उस समय राम और चिन्नी भी शामिल थे। वो अटेंड करने के लिए 12 दिन का यात्रा शुरू किए थे। 12 दिन की यात्रा करके वापस आ रहे थे। तिरुपति के पास कालाहस्ती है, कालाहस्ती के पास बहुत बड़ा एक्सीडेंट, हाईवे है, हाईवे में इधर से पलटी मारते हुए हमारा एंजॉय की गाड़ी 3 पलटी करके चौथी में जाके खेत में गिर गई थी। उसमें हम लोग 7-8 लोग थे, तो पूरा चिपकू हो गए व्हीकल। और जो बस निकल रही थी उनको लगा कि इसमें जो भी है सब खत्म हो गया होगा, तो ग्लास तोड़ के हम सबको निकाला गया, तो किसी को कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन जब वो पलटी मार रही थी उस समय मैं सो रही थी, उस गाड़ी में मैं सो रही थी, लेकिन जैसा वो पलटी मारा, मेरा सिर जब नीचे आई, तब मेरा अंदर ये आवाज आई कि मैं खत्म, मैं तो अब हूं नहीं, मैं खत्म हो गई हूँ, मैं फिनिश हो गई हूँ, अब मैं नहीं हूँ। फिर उसके बाद जब मुझे गाड़ी में उनसे निकाल रहे थे, तब मैंने देखा कि ये क्या हो रहे हैं। मेरे दोनों हाथ पकड़ के जैसा खींच रहे थे ऊपर। मैंने बोला मुझे नहीं, पहले वो आंटी को निकाल देना। मेरे साथ एक और आंटी थे। जब बाहर आई, फर्स्ट याद आई चिन्नी। फिर मैंने बोला मेरी डॉटर कहाँ है? फिर वो कहते हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठी है। मैंने बोला इज शी ओके, वो ठीक है? कहते ठीक है मैम। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बाहर आने के बाद देखा सब लोग ठीक है। बट वो एक्सपीरियंस हो गई, मैं खत्म हूँ, मैं नहीं हूँ। तो वो एकदम से वो डेथ एक्सपीरियंस मेरा हो चुकी थी, तो नया जर्नी शुरू हुई। जैसा घर आने के बाद फिर 2015 में रोशन के नायडू जी आके बोल रहे थे आप बहुत सारे, अब तब तक मेरे 10 साल हो गए योगा करना शुरू की थी, योगा प्राणायाम आसन करती थी मैं।
आप इतना कुछ किए हैं तो आप मेडिटेशन करके देख लो, आपको रिलीफ मिलेगा। मैंने बोला मेडिटेशन क्या होते हैं? आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देना। मेरा जाइएगा, इससे क्या होगा? मैं योगा प्राणायाम आसन सब कुछ कर रही हूँ, तो उससे जो नहीं है, अब चुपचाप बैठ के आंख बंद करने से ये होगा? मैं नहीं करूंगी। तो रोशन जी ने मुझे कोशिश किया कि मनाने के लिए कि आपको इसमें खर्चा तो करना ही नहीं, कहीं जाना तो नहीं, बैठ के ट्राई करें, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करें, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। मुझे ये बात अच्छा लगा कि हाँ, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर रहे, नहीं तो छोड़ दीजिए, मुझे जाना तो है ही नहीं, चलो एक बार करके देख लेते। करके फिर उन्होंने बोला 5 मिनट बैठ जाइएगा। मैं ऑफिस से हम आए थे तो 5 मिनट के लिए बिठाया। उनको पता है ये 5 मिनट बोल के यदि 6वां मिनट भी बिठा दूंगी तो मैं सुना दूंगी उनको। तो उन्होंने 5 मिनट के लिए बिठाया। 5 मिनट्स में जो होना था हो गई, 5 मिनट में ही सब कुछ हो गई। जिस चीज के लिए मतलब जैसे सांसों के साथ उन्होंने रिलैक्स किया, तब मैं जो बियॉन्ड देखा, तब मुझे लगा कुछ उम्मीद पैदा हुई, कुछ होप पैदा हुई, कुछ तो है मुझे जीवन में। ये नहीं कि जहां फंसी हुई हूं मैं, ये सब जीवन में पूरा चारों ओर ये पनिशमेंट, ये सब है, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। जो पहले ये मेंटालिटी से बाहर निकलने के लिए मुझे ऐसा लगा कुछ तो रास्ता मुझे मिल गया, कुछ तो दरवाजा खुल गया, तो ये तो कुछ है, बियॉन्ड है। ये मैं जो समझ रही थी, दीप्ति फैमिली, परिवार, नौकरी करना क्योंकि पैसे की जरूरत है, बच्चे की पढ़ाना है, और जॉब्स में चैलेंजेस आते हैं, एक साइड बॉडी के चैलेंजेस, इससे एट पार इसकी बियॉन्ड भी कुछ है। तब उसमें पैदा हुई तो मैं देखने लगी, फिर ये कहने लगी लास्ट 5 सेकंड्स 5, क्योंकि इनको तो बुलाना था 5 मिनट में, वो बुलाते रह गए, मैं नहीं आई वापस, मैं कंटिन्यू रखी। तो फिर उसके बाद आधा घंटा पौने घंटे के बाद मैं बाहर आई तो मैं किसी से कुछ बोला ही नहीं। मुझे लगा कि कुछ तो रास्ता मिल गया जिसके लिए मेरा मैं जो चाह रही थी वो रास्ता मुझे मिल गया। कुछ तो है बियॉन्ड, जो भी हम समझ रहे हैं अपने जीवन के बारे में, इसके पीछे भी कुछ है, तो उसको समझने की जरूरत है। फिर मैं नहीं छोड़ी, कंटिन्यूअसली मैं रखी। सेकेंड विजिट में भी जब बैठे थे हम लोग, फिर वहां पर भी नीचे, हमारे घर के नीचे हम बैठते थे, उस दिन भी एकदम से फिर ये ओपन हुआ, ऐसा लग रहा था कि एक लाइट पिलर खड़ा हो गया। फिर रात को 8:30 बजे से लेके 9:30, 10:30, 11:30 इस तरह की 3-4 घंटे तक कंटिन्यू बैठी। मुझे आधा घंटा, पौने घंटे, 1 घंटे के बाद ये लोग उठाने लग गए थे, लेकिन जब वो उठा रहे थे मुझे अजीब लग रहा था, उनकी बातें मुझे नीडल्स की तरह चुभ रहा था। तो रोशन जी ने मना किया, उनको मत उठाना, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। तो शुरू में मम्मी को तो नॉलेज नहीं था, मेरी बेटी को रोशन जी ने कुछ करके गए करके उनको डर लगा, वो रोने लग गई। उन्होंने बोला नहीं, वो कनेक्टेड है, वो बहुत ही एनलाइटेंड सोल है, वो बस इस जन्म में आके वो कनेक्ट हो रही है, तो आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे और मुझे भी गलत मत मानना, गलत मत समझना, उनको बैठने दो। 1 घंटा 2 घंटे तो हो गया। उसके बाद मेरी मम्मी रोना धोना शुरू कर दिया, बार बार उनको, तो रोशन जी वहां से चले गए थे, तो फोन करना, रोशन जी बार बार फोन पे समझाना। 12:30 बजे वो जो नीचे जिनके घर है वो कजिन आ गए थे सेमिनार से, आने के बाद फिर पूरा स्टोरी देख लिया। उन्होंने फिर आवाज से नहीं आ रही करके मुझे यहाँ पर टच किया उन्होंने कि दीप्ति उड़ जाओ। जैसा उन्होंने टच किया, जाके सामने वाला सोफा पे गिर गया। बोलते हैं कि इस लड़की से करंट आ रही है और कोई टच मत करो। तब फिर रोशन जी को उन्होंने सुनाया कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हो उसके साथ। तब उन्होंने फिर सब चटाई डाल के सो गए थे। उस दिन मेरा पूरा रियलाइजेशन था, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल, इस यूनिवर्स की ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल के साथ जो मैंने अपनी कनेक्शन को रियलाइज किया, तब मेरा फिर शुरू हो गई कि ये सब क्या हो रहे हैं। तो ऑफिस में इतना हेक्टिक वर्क करती थी, विकासपुरी मोड़ में ऑफिस से तुरंत जैसा मैं मेडिटेशन शुरू किया, मेरा ऑफिस चेंज हो गया, कोई काम नहीं, उल्टा हो गया पूरा। और पूरा फैसिलिटीज है, बिल्डिंग है, फोन है, असिस्टेंट, सब कुछ है, काम नहीं। फिर मैं मेडिटेशन ही कंटिन्यूअस करती रह गई। धीरे धीरे मुझे रिलीफ मिलने लग गई, मेरा हर चीज में, माइग्रेन में भी, साइनसाइटिस में भी, बैक पेन में भी। फिर मेरा प्रश्न उठता था, ये सब क्यों हो रहे हैं, क्यों ठीक हो रहे हैं, क्या रीजन है इसका पीछे? आंख बंद करके सांसों पे ध्यान देने से ये सब कुछ खत्म क्यों हो रहे हैं? तो मैं प्रश्न डाल के बैठती थी, तो
पूरा एनर्जी का जो है वो सब कुछ दिखना शुरू होती थी। और जो जो कारण था, मेरा बैक पेन की कारण था, मेरा कोई लाइफ में सपोर्ट नहीं है। एक छोटी सी बच्ची आंध्रा से शिफ्ट होके दिल्ली आई, परिवार नहीं है, पापा नहीं है, घर नहीं है, पैसे नहीं है, इस तरह की एक सपोर्ट नहीं है करके जो फील किया, वो इमोशन, तब की इमोशन मुझे दिखना शुरू हो गए। वो जाके कहाँ रीढ़ की हड्डी में नीचे बैठ गए। और जैसा लाइफ को प्रति इरिटेशन, वो सब यहाँ पर कैसा वो इमोशंस चुपके से बैठा हुआ नजर आने शुरू हो गया। और माइग्रेन हेडेक, कंफ्यूजन, इन सब को वजह से माइग्रेन हेडेक, मतलब हर बीमारी का पीछे कारण, उसकी भाव, वो सब दिखने और किस किस जगह पर वो बैठ गए उसकी इसकी लिंक दिखने लग गए। मैंने बोला ये तो वंडरफुल, ये सब कुछ दिख रहा मुझे। तो फिर प्रश्न डालती थी, क्योंकि जवाब आने से और इंटरेस्ट बढ़ता था मुझे, और प्रश्न डालती थी। तो 1.5 महीने में मेरा सब बीमारियां ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने फिर रिसर्च मोड में आ गई, क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। फिर मैं लिखती भी थी, फिर मैंने स्टूडेंट्स को भी इंट्रोड्यूस की थी। तो आपके मतलब कि जो हम फील करते हैं जीवन के अंदर, जिस मोमेंट में भी करते हो, उस समय हमें नहीं लगता, वो हमारे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, वही कारण बनते हैं हमारी बीमारियों के। कैसे सिर्फ एक सांसों के साथ रहने से कैसे हर चीज़ हील हो जाती है, ये आपके माध्यम से हम समझ सकते हैं हम कि हर इमोशन कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है बॉडी में, बॉडी के किसी जो उससे रिलेट करता है उसी बॉडी के पार्ट में वो स्टक हो जाता है। तो बहुत अच्छे आपका ये अनुभव था, आपने इसको साथ में आगे कंटिन्यू करा। बट एक छोटा सा प्रश्न इसके साथ है कि आपने 10 साल योगा करी, योगासन करे, और क्या परिवर्तन लगा योगासन करने से, और आप ध्यान में बैठ गए, इससे क्या आपको वो लगा? यस, योगा आसन ये सब, योगा मीन्स दैट इज द यूनिटी, दैट इज अदर थिंग। नहीं, योगा में फिजिकल बॉडी के पोस्चर, आसन प्राणायाम ये सब। आसन जो है हम फिजिकल बॉडी लेवल पर कर रहे हैं, बॉडी के साथ हम कुछ कर रहे हैं। और प्राणायाम जो है इंटेंशनली हम कुछ क्रिया कर रहे हैं। जो मेडिटेशन इनकी बियॉन्ड है, ना ही फिजिकल लेवल पर ना ही मेंटल लेवल पर, उसकी बियॉन्ड है मेडिटेशन। शांति से बैठ के सांसों के साथ जुड़ने से जो बेनिफिट्स आसन से हो रहा था वो इसी में मिल गया मुझे, जो बेनिफिट्स प्राणायाम से मिल रहा था वो भी इसी में हो गया। इसकी बियॉन्ड जाने के लिए रास्ता खुल गया, क्योंकि प्राणायाम इंटेंशनली सांस लेती थी, सांस छोड़ती थी, कपालभाति किया और जो भी कर रही, अब वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्रिया छूट गई। साक्षी भाव से ऐसा रहने का स्थिति में आदत डाल लिया। वो ध्यान मतलब रहना है, कुछ भी नहीं करना है। तब क्या हुआ, बियॉन्ड लेवल पर जाके फिर वो जो नेक्स्ट लेवल पर जो सोल लेवल की कनेक्टिविटी है वो चीज पता चला, तो ऊपर उठने लगे हम। फिर कॉस्मिक एनर्जी अंदर आना, जो भाव, आपने जैसे भाव की बात भी कर रहे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं, ये सब हमारा माइंड लेवल की भाव जो है वो एनर्जी जाके कहीं ना कहीं बैठ जाती है। कॉस्मिक एनर्जी आके जब हम ध्यान करते हैं तो तब हमारा सब सोच विचारों से बियॉन्ड शून्य स्थिति में जाते हैं। तो यहाँ ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं। ब्रह्मरंध्र से जब कॉस्मिक एनर्जी विश्व शक्ति अंदर आके, विश्व शक्ति कण कण में जाके हर ब्लॉक को क्लियर कर देती है अपने आप। तो जैसे जैसे फिर परिवर्तन आना शुरू होती है तो हर चीज का क्लीनिंग हो जाती है। तो हम फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर लेवल पर फिर हेल्दी हो जाते। तो इसमें एक छोटी सी चीज ही समझ के बाहर आती है कि जब हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं, जो हमारी प्रकृति है, सांस, स्वाभाविक सरल सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, या जो बाहर की प्रकृति है उसके साथ भी जुड़ जाते हैं, तो ये हमारा योग भी बन गया और हमने अपने साथ उसको साध भी लिया। तो एक प्रकृति के साथ जुड़ना
हमें जीवन में सब कुछ दे देता है। सांस से में इतना सीक्रेट छुपा हुआ है। सांसों के साथ ही तो अंदर प्रकृति को बाहर प्रकृति के साथ जोड़ रहे हैं। उसमें इतना सीक्रेट है, जब सांस लेके अंदर जा रहे हैं तो भीतर एक यूनिटी जो है वहां ये पैदा होती है कि सबके साथ मैं भी हूँ, एक वननेस। फिर बाहर जब आ जाते हैं उन्हीं सांसों के साथ, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी हूँ और यूनिवर्स के साथ यूनाइट भी हूँ। इंडिविजुअल भी हूँ, यूनाइट भी हूँ। इन सांसों के साथ जुड़ने से पूरा सृष्टि का रहस्य जान सकते हैं। मैं आप कुछ, हर आत्मा का अपना अपना कुछ ना कुछ पुराना बैलेंस चलता आ रहा है। कुछ किसी ने पहले करके आते हैं, जैसे आपको एकदम ऐसे अनुभव होने शुरू हो गए। पर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों में से बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो ध्यान में बैठते हैं और सालों से बैठ रहे हैं, परंतु ऐसे अनुभवों को वो भी तरसते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ एक ही जैसा अनुभव होता हो। तो इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालेंगे? यस, अनुभव, हाँ, अनुभव जो है हमारा डेस्टिनेशन नहीं है ध्यान का। क्या है, कुछ ना कुछ बहाना से हम ध्यान में आते हैं। जैसा मैंने भी बोला, अपना हेल्थ का इश्यूज था, किसी किसी को हेल्थ की कोई हेल्थ इश्यूज से आ जाते हैं, कोई रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, कोई मनी सोच के कुछ ना कुछ बहाना से हम ध्यान में उतरते हैं। बहाना जो है वो इतना है, लेकिन ध्यान में उतरने के बाद चप्पर पाड़ के मिलेगा। हम उसके सोच भी नहीं सकते, उतना कुछ मिलेगा। तो अब जो अनुभव है ध्यान की रास्ता में एक बाई प्रोडक्ट है। मतलब मैं यहाँ से दिल्ली से निकली हूँ, हैदराबाद जा रही हूँ गाड़ी में, तो खिड़की से जो भी देख रही हूँ, कोई भी विलेज देख रही हूँ, स्टेशन को देख रही हूँ, वहां पे शॉप्स को देख रही हूँ, पेड़ पौधे के पहाड़ को देख रही हूँ, मतलब वो मेरे डेस्टिनेशन नहीं है, बट वो दिख रहे हैं, राइट। तो वो एक बाई प्रोडक्ट है। रास्ता में, मेरे रास्ता में कुछ ना कुछ मुझे दिख रहे हैं, मुझे समझ में आ रहे हैं। तो हो सकते हैं उसकी जरूरत हो मेरा यात्रा में। मेरा यात्रा, आपकी यात्रा अलग, सब कुछ अपना अपना यूनिक पर्पस के साथ आए हुए। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। सब एक जिक्सा पजल में हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। सभी एक साथ होने से ही वो पजल कंप्लीट होगा। उसमें से एक भी मिस होगा, फिर पजल कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हम अपनी बॉडी से भी लेंगे, बॉडी का हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, अपना यूनिक वर्क है, वो एक दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे। बेस्ट एग्जाम्पल लगता है मुझे ये वाला समझने के लिए, कभी भी हार्ट अपनी लंग्स को कॉपी नहीं करती, लंग्स जो है लिवर को कॉपी नहीं करती। यदि कॉपी करने लगेंगे तो क्या होगा, अपना जो ओरिजिनल यूनिक काम है वो छूट जाएगा, तो पूरा व्यवस्था खराब हो जाएगा। तो ये ही नहीं करनी है। कभी भी एक्सपीरियंस के लिए तड़पना नहीं है, एक्सपीरियंस के लिए एक्सपेक्टेशंस ना करनी। यदि आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मुझे नहीं हो रहे हैं, तो आप कोई बड़ा नहीं है मेरे से। एक्सपीरियंस जिनको हो रहे हैं वो बड़े नहीं है, और जो एक्सपीरियंस जिनको नहीं हो रहे वो छोटे। ऐसा नहीं, पिछले जन्मों में कितनी सारा तपस्या करके आने के बाद दोबारा आप जिस पर्पस के लिए इस धरती पर उतर रहे हो, उसमें आपकी यात्रा का बाई प्रोडक्ट्स मिलेगा। सभी लोग अपना अपना पर्पस के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए अपनी पर्पस, अपनी जर्नी में जो भी हो रहे हैं उसको स्वीकार करना है। कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन करके छोटा बड़े का तुलन करने का आदत हो गया हम लोगों को, वो नहीं करें। ध्यान को ध्यान के लिए करें और शांति से, क्योंकि सांसों पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ने से आपके लिए जो चाहिए वो आपको मिलेगा। दूसरे को जो मिल रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है ही नहीं, बट यू आर एक्सपेक्टिंग विथ योर माइंड, तो उसकी जरूरत है ही नहीं। तो कोई दिखना चाहिए, कोई अनुभव होना चाहिए, ऐसा भी जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात कि हम सबको केवल एक ही रास्ता चुनना है कि आप अपने सांसों के साथ, सरल, स्वाभाविक, कोमल सांसों के साथ बैठ जाएं
और कोई रास्ता नहीं है, और अपनी जर्नी का अनुभव स्वयं ही करना है। यस। ठीक है, तो मैम ये रास्ते पे चलते चलते अभी हम अपने आपके घर में जो दूसरा फूल था उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पे आपका क्या अनुभव था। यस, 2000 जैसा 15 से मेडिटेशन करना शुरू की थी। वहाँ पर ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैं सेक्टर 13 द्वारका में ऑफिस शिफ्ट हुआ, तो वो तेलुगु का ऑर्गेनाइजेशन था, तो उनका पूजा पाठ का रखता था कि फिर उन्होंने क्या बोला कि नया ऑफिस शुरू हो रहे हैं तो एक फोटो ले जाना तुम दीप्ति तुम्हारे साथ साथ। फिर मैं जब फोटो लेके गई तो लक्ष्मी मैया का फोटो था वो, लक्ष्मी जी का बीच में और इधर सरस्वती जी और इधर गणेश जी है। फिर वो फोटो रखे, फिर वहां फिर प्रश्न शुरू हो गए कि अब लक्ष्मी मैया की मंत्र पढ़ना है मुझे, क्योंकि ऑफिस में एक रूल है तो उसको सिस्टम को कंटिन्यू करनी थी। फिर मैं लक्ष्मी जी का अष्टोत्तर वगैरह कुछ निकाल के पढ़ती थी। पढ़ने के बाद फिर सभी को जैसा प्रसाद वगैरह देने के लिए बुलाती थी, तो फोटो में से आवाज आने शुरू होती थी, मुझे गाइडेंस मिलना शुरू होती थी। और मुझे उस दिन होने वाली मीटिंग के बारे में मुझे कई बार गाइडेंस मिला। शुरू में मुझे लगता था ये सब मेरा कुछ चल रहा होगा, मैं इग्नोर करती थी, लेकिन जो इग्नोर किया वो मेरे लिए महंगा पड़ रहा था। जो आने होने वाली मीटिंग में तुम्हें इस तरह की डिसीजन लेना होगा, तो मैं सुनना जब शुरू की तब मेरे लिए बहुत इजी रहा। फिर मेरे कन्वर्सेशन शुरू हो गई माँ लक्ष्मी से। उन्होंने फिर बहुत बार फिर उनके साथ एक्सपीरियंसेस, उनके साथ बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना शुरू हो गया। फिर पूरा दिन मेडिटेशन करते थे, ऑफिस में पूरा टाइम मिलता था, फिर क्वेश्चन डाल के रिसर्च करके ये सब कर 2015 से जैसे शुरू किया तो अंदर से एक तांडव सा, क्योंकि एनर्जी इतना बढ़ रहा था अंदर से, एक तांडव जैसा शुरू हो गई कि उसको बैलेंस कैसा करें। फिर मुझे बचपन से जो भरतनाट्यम डांस अच्छा लगता था वो मैंने कभी सीखा नहीं था, तो फिर वो 2016 सितंबर में हम एक तमिलियन टीचर है, उनके साथ मैं और मेरी डॉटर भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। इवनिंग 6-6:30 तक ऑफिस, देन मैं भरतनाट्यम सीखने जाती थी। सीखते हुए 2017 जनवरी में मतलब ऑफिस भी जाती थी, लेकिन जैसा पीएसएसएम की जो भी प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स भी अटेंड करती थी। मैं कभी मिस नहीं करती थी, सभी को लगता ही नहीं था कि मैं जॉब भी करती हूँ, क्योंकि हर प्रोग्राम में मेरा प्रेजेंट रहता था। मैं जाने की इच्छा थी तो बहाना ढूंढती थी, क्योंकि शुरू में जब मैं मेडिटेशन में आई स्टार्टिंग में राम को अच्छा नहीं लगता था। मैं ऑफिस से आके आंख बंद करके बैठ जाती थी तो इनको अजीब लगता था कि ये ऑफिस से आई मेरे से बात नहीं की, और वो जो मुंह बना के बैठते थे उनको अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे पता चलने के बावजूद भी मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मेरे बचपन से जो प्रश्न था ना, मुझे किसी से भी वो जवाब नहीं मिला, ना पेरेंट्स से, ना सोसाइटी से, ना बड़े से, ना हस्बैंड से, किसी से भी नहीं मिला। मुझे समझ में आ गया कि मेरे प्रश्न की जवाब मुझे खुद को ढूंढना ही होगा। अब उनको अच्छा ना लगे, नहीं अच्छा लगे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा अंदर जो तूफान चल रहा है उसकी प्रश्न मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे मैं कंटिन्यू रखी मेरे अपने जवाब मेडिटेशन को, तो विद इन 2 मंथ्स वो खुद ही आ गए थे। तो फिर मैं वेजिटेरियन बन गए, मेरे पीछे पीछे वो भी वेजिटेरियन बन गए थे, नेचुरली वो हो गया था। तब भी मैंने प्रश्न की थी अपने आप को कि मैंने इनको बोला ही नहीं मेडिटेशन करने के लिए, ये कैसा आ गए। तो मैं अपने घर पे बैठ के जो मेडिटेशन करते करते जो वाइब्रेशन मैंने निकाला, उस घर की वाइब्रेशन को बदल दिया, इसलिए उसकी असर इनके ऊपर आके ये भी ध्यान में आ गया। पूरा एनर्जी कॉन्सेप्ट्स, ये वाइब्रेशन, ये सब कुछ इतना इजीली मुझे पता चलने लग गया, समझ आने शुरू हो गए। जैसे फिर ये 2016 सितंबर से जैसे मैं डांस सीखना शुरू किया। इवन 2017 जनवरी में मैं रायपुर फॉरेस्ट में भी गए थे हम लोग, उदयपुर। उसके बाद फेब 2017 में उदयपुर 4 दिन का ट्रिप में भी गए थे। वहां पर ये उस ट्रिप में तो मतलब एक साइड डांस भी कर रही थी और शंख बजाने का भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, कभी कभी कपालभाति भी करती थी। और उस 4 दिन की ट्रिप में तो पेड़ों के ऊपर चढ़ना, लोहे की तार पे मैं और जैसी मैम इधर उधर चलना, मतलब ऐसा कोई उल्टा सीधा काम नहीं है जो हमने नहीं किया होगा, सब कुछ किया। फेब में फुल एंजॉय किया। रोटी रानी महल में भी लेके गए थे, जैन साहब ने ये पूरा प्रोग्राम किए थे। ट्रैकिंग करके गए थे, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर चढ़ भी गए थे, उतर भी गए थे।
उस समय भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। रोटी रानी महल के ऊपर जब उस सर ने फुल मून डे का मेडिटेशन करवाए थे, एक वाइट कलर की एक सुंदर सा एक लो, मतलब वो ऐसा दिख रहा था आकाश में, मतलब मेडिटेशन में एक्सपीरियंस रहा उस दिन रात को। वहां से एक सफेद कलर की घोड़ा विथ वाइट विंग्स चल के आ रहे थे। मैं कहा कितना ब्यूटीफुल हॉर्स है ये, जैसा मैं देखने लगी वैसे वो मेरा अंदर घुस गई। उसके बाद मैं सो गई। सर बोल भी रहे थे एक्सपीरियंस शेयर कर लो, मैं सो गई थी। उसके बाद फिर उतर के आया, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, मेरा अंदर से भी ऐसा लग रहा था मैं पितामह को भी केयर कर रही हूँ। ट्रेकिंग में नीचे उतर पूरा दुनिया को केयर करने वाला पितामह को मैं बोल रही हूँ, सर यहाँ पर गड्ढा है ध्यान रखिए, यहाँ पत्थर है ध्यान रखिए, पेड़ की ब्रांच है ध्यान रखिएगा। जैसा वो पहाड़ उतर के पैर नीचे रखा, नॉर्मल धरती पे पैर रखा, मैं अपने आप से अंदर से प्रश्न आ रहा था, ये मैं क्या कर रही थी? एक सोल्जर की तरह पत्री जी के साथ मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही थी? प्रश्न भी उठी। तो उस दिन उस दिन फिर सभी को खाना वाना परोसने के बाद हमारे 4 लोगों के लिए खाना नहीं बची थी, मेरा बोमा कृष्णा जी और 4 लोगों के लिए। तो हमारे लिए ढाबा पे खाना बनाने के लिए बोला था, ढाबा पे खाने के लिए हम रुके थे। तो सर की गाड़ी जा सकती थी क्योंकि सभी का खाना हो गया, 4 लोग, हम चारों की दूसरा गाड़ी थी। लेकिन सर हम जब तक खाना नहीं खाया तब तक 1-1.5 घंटे तक रोड के वो पार्किंग में बैठे हुए थे। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि पत्री सर हमारे लिए इतनी टाइम तक वेट कर रहे हैं। लेकिन वेट कर रहे थे, कई बार बोल चुके थे कई लोग जाके। तो मैंने बोला कृष्णा बोम्मा जी को, सर को बोल दो ना जाने के लिए। 3 बार ऑलरेडी बोल चुके, चौथा बार बोलोगे तो 2 छाटे मारेंगे। फिर मतलब मैं बोलती थी इतना केयरिंग क्या है, कैसा है ये इंसान हो ही नहीं सकते करके बार बार ऐसे रियलाइजेशन हो ही रहे थे उनके साथ। फिर वापस आए हम लोग, मार्च में ऑफिस में बैठी हुई थी। ऑफिस में एक अजीब सा होने लगे जब से मेडिटेशन में आने के बाद, 1.5 महीने के बाद, मैं ठीक होने के बाद हमारे घर पे सिंगल टैबलेट नहीं आती थी। 4 मार्च को फिर अजीब सा होने लगे ऑफिस में बैठे बैठे। फिर मैं प्रश्न कर रही थी कि मेरा एनर्जी कहाँ जा रही है, तो मुझे हिमालयास दिखने लग गए। हिमालयास में जो बैठे उनको मेरे एनर्जी की क्या जरूरत है? मैंने दोबारा प्रश्न किया तो मेरा पेट में ऐसा मुरोड़ सी लगी, तो मुझे लगा कि गैस वैस निकल गया होगा। तो उसके बाद क्या पता चला कि यस, वो चलो पेट में कुछ अजीब सा हो रहा होगा। तो असिस्टेंट ने बोली डॉक्टर के पास जाओ। मैं बोलती थी डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी फ्लो में फिर प्रेकोलर से चेक करना, पॉजिटिव आना, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं है। फिर घर के पास महिंद्रू हॉस्पिटल में जाके हम जैसा अल्ट्रासाउंड करवाए तो उसमें पॉजिटिव आया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा शॉकिंग लगा कि ऐसा कोई सिम्टम ही नहीं है, फिर ये कैसा पॉजिटिव हो सकता है। जब सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड हो रही थी, जब तो स्क्रीन में मैंने देखा था पेट में बेबी है, तब जाके मैंने माना कि ऐसा 6 मंथ्स का बेबी है तो सेकेंड लेवल अल्ट्रासाउंड होगा, ऑलरेडी ब्रेन डेवलपमेंट होने का पीरियड है। तो डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल। तो डॉक्टर ने फिर बोला है कि चलो मेडिसिन लिख रहे थे, टीटी इंजेक्शन ये सब। मैंने बोला फिर ये मेडिसिन ये सब मुझे नहीं खाना है मैम, अब मुझे जाने दीजिएगा। कहती है कि नहीं नहीं, अब 6 मंथ्स है तो आपको कुछ ना कुछ लेना जरूरी है। फिर मैंने बोला नहीं। कहती है कि जितनी बार भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप मान नहीं रही हो, आप कौन है इतना जिद कर रही हो करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला मैं ध्यानी हूँ। कहते तुम्हारा आवाज से मेरे अंदर से एक कंपन सा आ रहे हैं, क्या कहना चाह रही हो? मैंने बोला नहीं, मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर, क्योंकि ये हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पर आपका है। तो मैं जब बोलना शुरू करूंगी तो अगेंस्ट हॉस्पिटल अगेंस्ट डॉक्टर्स होगा, इसलिए नहीं बोलते। नहीं, ये आप जो कहना चाह रही हो आप कहो। तब मैं जब देख रही थी तो वो नियर अबाउट 55 to 60 ईयर्स की एज की डॉक्टर थी। जब मैं वो देख रही थी उन्होंने बोला कि नहीं आपको जो कहना है कहो, ये मत सोचो मैं डॉक्टर हूँ ये हॉस्पिटल है, कहो। तब मुझे लग रहा था कि एवरीवन इज द सोल, सभी लोग आत्मा है। हम सोचते हैं ये डॉक्टर है ये नहीं समझ पाए, इंजीनियर है समझ पाए, साइंटिस्ट है नहीं समझ पाएंगे। तब मैं फिर सभी वहां पर प्रेग्नेंट लेडीज को भी और डॉक्टर्स को भी बुलाया गया। तो फिर एक दो नेचुरल कॉन्सेप्ट बाहर आ गए थे। हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बनी है, तो पंच तत्वों से बनी है तो हमारे द्वारा आने वाला बेबी भी पंच तत्वों से ही आएगा। तो हम ये सब मेडिसिन और ये सब बेड रेस्ट इन सब की जरूरत नहीं है। हम खुद अपने आप को मैकेनिकल बनाया लाइफ को, इसी के वजह से ही ये बेड रेस्ट ये सब और बीमारियों के साथ बच्चे होना ये सब शुरू हुआ, जिनकी जरूरत ही नहीं है। तो पंच तत्वों के साथ जुड़े रहना है।
तब करके मैं फिर मेरा अपना जर्नी भी उनके साथ शुरू करके बाहर आई। सो जो भी बेबी हमारे द्वारा आएगा वो भी तो पंच तत्वों से ही आएगा। तो ये मेडिसिन, ये जो डिपेंडेंसी, ये डॉक्टर्स, ये बेड रेस्ट, ये सब हमारा माइंड लेवल पे हम चल रहे हैं, तो अपने लाइफ को मैकेनिकल बना दिया। तो ये मैसेज वहां से दे के निकल के आई। उसके बाद कोई मेडिसिन नहीं, सिंगल टैबलेट के बिना बाबू का आगमन हुआ है। लेकिन जब ये मुझे पता चला प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके बाद 1 वीक के बाद से मैं उनसे कन्वर्सेशन शुरू किया। अर्ली मॉर्निंग में मेडिटेशन करती थी और मैं दोनों हाथ को ऐसे रख के फिर मैं उससे पूछना शुरू किया कि आप ऐसे चुप चुप के क्यों आ रहे हो मेरे द्वारा। तो कहते चुपके से नहीं आऊंगी तो तुम आने कहाँ दे रही थी। मैं क्या बोल रही हो। कहते पिछले एक बार मैंने बेबी नहीं चाहिए करके जो मेडिसिन लिया वो इंसिडेंट उसने याद दिला दिया। मैंने बोला अच्छा, जब मैं आपको मना कर रही थी तो क्यों आए हो जबरदस्ती मेरे द्वारा। मतलब आना ही है आपको। यदि ध्यानी और शाकाहारी चाहिए तो लाखों लोग हैं आपके पास धरती पर, तो उनके द्वारा भी आ सकते थे। फिर उन्होंने एनर्जी कॉन्सेप्ट जो बताया अरुणा जी, दैट इज द अल्टीमेट। उन्होंने बोला जो मुझे बेयर करने की एनर्जी तुम्हारा गर्भ में है और कहीं नहीं, कोई और बेयर नहीं कर सकते। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो आप। यस, हर गर्भ की एक एनर्जी फील्ड होती है। गर्भ का एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंगली ही, उसी लेवल की, उसी फ्रीक्वेंसी का सोल को उतार देती है धरती पर। वंडरफुल लगा मुझे। और मेरे जैसा एक मेरा पूरा ग्रुप, मेरा पूरा टीम धरती पे उतरने के इंतजार कर रही है। मैं पहले आपको आके आपको रेडी कर रहा हूं ताकि आप पूरा धरती पर गर्भ को रेडी कर दोगे। वो सब महोन्नत आत्मा धरती पे उतरेंगे। ये पीक समय आने वाला दिनों में ये पीक समय होगा, एवोल्यूशन प्रोसेस होगा धरती पर। उन सब की प्रेजेंस की जरूरत है, उन सब की एनर्जी की जरूरत है। दे आर रेडी, दे आर वेटिंग, बट यहाँ गर्भ रेडी नहीं है। माय गुडनेस, जब ये सब बातें वो बोलता था कि मुझे तो हिल जाती थी। मैं समझ में नहीं आता था मैं कौन सा दुनिया में रह रही हूँ और वो अपने किस पर्पस के लिए आ रहा, क्या है, कहीं सारे बातें, कहीं सारे कॉन्सेप्ट्स, आने वाले दिनों में क्या होने वाला, ये सब बात भी बता दिया था। तो उसी के साथ फिर वो चुपके से ऐसा रहता था, लेकिन मेरे फिजिकल बॉडी के द्वारा भी वो काम करना शुरू कर दिया। तो यस, ये सब करना ही है हम लोगों को। ये बहुत ही सुंदर जर्नी रहा। तब से मुझे समझ में आ गया हमारा द्वारा बच्चे आते हैं, बट हमारे बच्चे नहीं है, वो यूनिवर्सल बच्चे हैं। दे आर द ग्रेट मास्टर्स। हम अपने बच्चे की तरह देखते हुए हमारा लिमिटेशंस, हमारा बाउंड्रीज में उनको बांधने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्होंने ये शब्द भी यूज किए थे कि अनकंडीशनली आप मुझे पालोगे, वो और जगह मुझे नहीं मिलेगा। तो मतलब बाउंड्रीज में नहीं पालूंगी उसको, आउट ऑफ बियॉन्ड जाके पालूंगी। तो इस भरोसा से भी मेरे पास आया और पास्ट लाइफ में हम दोनों का रिश्ता का भी उन्होंने बहुत कुछ दिखाया था। तो फिर अब इसलिए वो छोटा बेबी है, जैसे एज ए मदर मुझे जो भी करना चाहिए वो मैं सब कुछ करते हुए भी उसी अवेयरनेस के साथ करती हूँ। ही इज ए वंडरफुल ग्रेट मास्टर, ही केम फॉर हिज पर्पस। इसलिए मुझे कोई टेंशन ही नहीं होता है उसके प्रति, उसकी पढ़ाई को उसके लेके। सिंगल टैबलेट अभी तक नहीं यूज किया, इवन कोई टीकाकरण वकाकरण कोई वैक्सीनेशन नहीं है उस बच्चे को। ही इज ए नेचुरल बेबी। बहुत वंडरफुल जर्नी थी इस बेबी के धरती पर और अभी भी आगे चल रही है, बहुत अच्छा है। बट इसके बीच में हम आपकी यात्रा में एक चीज़ छोड़ आए कि आपकी पत्री जी से कब मुलाकात हुई? ओह यस, 2016 में बाहुबली मूवी देखने गई थी दिल्ली में। तेलुगु का बाहुबली मूवी था, वो मॉर्निंग देख लिया। इवनिंग रोशन जी का फोन आया था कि पत्री जी दिल्ली आ रहे हैं करके। तो उसी दिन शाम को दूसरा बाहुबली जी से मिलने का मुझे मौका मिला। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था ना कि जैसा कोई बाबा जी है, इस तरह की रेस्पेक्ट, वो कल्चर ही नहीं था मेरे अंदर। फिर उस दिन नानक सदन समथिंग है ईस्ट दिल्ली में, हमारा जो मास्टर है राधिका अग्रवाल जी ने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए। उस दिन गई थी तो उस हॉल में कम से कम 300 लोग, 300 to 400 लोग हैं। तो जैसा वो एंट्री कर रहे थे, मैं दूसरे को देख रही थी, उनसे नमस्ते कर रहे या क्या कर रहे ताकि उनको देख के मैं भी कॉपी करूं। मुझे तो पता ही नहीं कैसा विश भी करना है, ऐसा मास्टर को कैसे मिलना है, मास्टर है क्या है, इतना बिलीव भी नहीं था, कोई रेस्पेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था। डे वन कुछ सिंपल थी मैं, कौन है क्या है देखने का।
तो ऐसा एंट्री करके ऐसा जैसा मेरे पास आए तो चलो मैंने भी नमस्ते किया, तो मेरे नमस्ते करके फिर आंखों में देख के कहते हैं नमस्ते का हट करके शेक हैंड किया, तो तुम नमस्ते करने वाली नहीं है, शेक हैंड कर ले, शेक हैंड दिया उन्होंने। फिर उसके बाद स्टेज में बैठ के जितना भी बातें कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे लिए बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस समय हम हैदराबाद वापस जाने का प्लान कर रहे थे। तो स्टेज में बैठ के बोलते तुम एक पैर हैदराबाद में एक पैर दिल्ली में रखना चाह रहे हो, तो ऐसा कैसा होगा। मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने जब मेडिटेशन करवा के 40 मिनट के मेडिटेशन के बाद वापस बुलाया, तो मैं वापस नहीं आ पा रही, तो मेरे लिए सभी से 10 मिनट तक उन्होंने क्लैपिंग करवाया। मुझे पता भी चल रहा था ये मेरे लिए क्लैपिंग हो रही है मुझे वापस लाने के लिए। और मैं अंदर से, सर ने बोला कि नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो पूजा बोल रहे थे। मैं ये सब क्यों बोल रहे हैं, विदाउट एनी एक्सरसाइजेस फिजिकल बॉडी कैसा रहेगा। ये अंदर से मेरे प्रश्न, में मुंह भी नहीं खोल रही थी, लेकिन उधर से जवाब मिल रहा था उनका कि क्यों मैं बिना एक्सरसाइज की सलमान खान से भी स्ट्रांग हूँ। मतलब मेरे यहाँ प्रश्न की वहां से उत्तर मिल रहा था। मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सब कुछ सुन रहे हैं, ये तो कुछ जादू मंत्र कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ से भाग जाओ दीप्ति, ऐसा लग रहा था अंदर से मुझे, भागो यहाँ से। फिर उनके पास 4-5 बुक्स लाके किसी ने रखा, सभी को दे रहे थे वो, मैं शांति से देख रही थी। तो लास्ट में 5th बुक जो है मुझे बुला के सर ने बोला, हाथ में पकड़ा के बोला तेलुगु में दीन चदुवु, इसको पढ़ो। बुक लेके रिटर्न हो गई। मैंने बोला ये क्या, मेरे से तेलुगु में क्यों बात किया, सभी से तो हिंदी में बात कर रहे हैं, मैंने तो बोला ही नहीं इनको मैं तेलुगु वाली हूँ, तेलुगु में क्यों बात किया। ये प्रश्न रही, लेकिन मैं वापस उनके पास गई नहीं। लेकिन जब स्टेज से उतरते उतरते सब जब मेरे सामने से निकल रहे थे, मेरे पास आके बोल रहे कोई प्रश्न। मैंने बोला हाँ। कह रहे क्या। मैंने बोला मैंने तो नहीं बोला मैं तेलुगु वाली हूँ, आप मेरे से तेलुगु में क्यों बात कर रहे थे। कह रहे तुम तेलुगु वाली नहीं है, तेलुगु वाली नहीं है करके मेरे यहाँ देखने लग गया। मैंने बोला ये बाबा जी कुछ गड़बड़ कर रहे, दीप्ति तो बच के रह करके, ऐसा उस दिन फीलिंग था। माय गुडनेस। उसके बाद जो जर्नी रहा, उसके बाद उनको एक एक लेवल पर जैसा जैसा मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, मैं उस लेवल पे पत्री जी को देखने लग गई। एक एक लेवल पर मेरे अंदर जैसा मैं बढ़ रही हूँ, तो उसी लेवल पे मैं उनको देख पा रही हूँ। ही इज नॉट यस फिजिकल बॉडी। जैसा मुलाकात तो होने लग गई। और अभी पीछे भी मैं एक्सपीरियंस में बता रही थी, जैसे उदयपुर की ट्रिप में वहां पर पिरामिड इनाग्रेशन के बाद होटल में सर बैठे हुए थे। तो होटल में सर बैठ के क्रिकेट देख रहे थे। पत्री अम्मा ने बोला था कि जाओ अंदर जाके बात कर लो, नहीं तो सर देखते रहेंगे। फिर आप लोग शायद सर की सेवा में बैठे हुए थे। मैं जाग के देखा, मैंने बोला अंदर तो नहीं जाऊंगी, फिर आके बाहर बैठ गई थी। फिर 1-2 बार जागा, मतलब अंदर देख रही थी माहौल कैसे है, फिर चुपचाप आके सर ने बोला कि आ जाओ अंदर। तो आके मैं पैर के पास बैठ गई ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर भाग सकूं। तो जैसा पैर के पास बैठ के उनके पैर टच किया, तो मेरे जो फिजिकल पापा दिखने लग गए। मुझे लगा कि ये सभी का पापा जैसे, इसलिए मुझे फिजिकल पापा दिख रहे होंगे। जैसे जैसे फिर कोई मास्टर आए थे, तो मुझे खिसकना पड़ा ऊपर 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 करते हुए। मैं करते 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 सर की सिर तक पहुंच गए। सर लेटे हुए थे, सर की सिर तक पहुंच गए, वहां पे बैठी हुई थी। मेरे ये हाथ उनकी माथे के ऊपर खींच रही थी। मैं ऐसा कैसे तुम हाथ रख सकते हो सर के ऊपर करके, मैं ऐसे इस हाथ को ऐसा टाइट पकड़ी, इतना दर्द शुरू हो गए। मैंने फाइनली उनसे पूछ ही लिया, क्या मैं ये हाथ आपके माथे के ऊपर रख सकती हूँ क्या। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला जैसे माथे पे हाथ सर रखने के लिए तो तुम यहाँ बैठे हो। फिर मैं इतना कंफर्टेबल हो गई, मैं हाथ रखा तो छोटा सा बेबी एक टॉवल में दिखने लग गए मुझे लगा हम सब उनके लिए बच्चे जैसे, इसलिए मुझे दिख रहा होगा। मतलब जितना मेरा बुद्धि थी उतना ही समझ गई थी। उसी दिन मुझे मेरे बेबी के बारे में भी, आने वाले दिनों में मेरे पापा इस दुनिया से प्रमोट होके जाएंगे करके, ये दोनों मैसेज उस दिन उन्होंने जो दिया, मैं बाद में समझ गई थी। उस समय मैं नहीं समझी थी। और क्योंकि पैरों के पास पापा को दिखाया, क्योंकि वो जाने वाले हैं, सिर के पास बेबी को दिखाया, वो आने वाले हैं। तो वो एक ब्रह्मांड के रूप है पत्री जी। तो जैसे मैं समझने लगी हूँ, मैं फिर उनको जो 6 फुट के वो शरीर में मैं नहीं देख पाती हूँ, और मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है मैं दोनों आंखों से जब उनको देखती हूँ। तो इसी तरह कई सारे एक्सपीरियंसेस सर के साथ रहा। वो एक विश्व गुरु के रूप में एक एक गास में, एक एक खंड में उनकी प्रेजेंस देखा।
दीप्ति जी, इतनी अच्छी जर्नी हम सुन रहे हैं और आपके बोलने से ऐसा लगता है कि हम भी वहाँ प्रेजेंट हैं। उदयपुर के ट्रिप में हम भी साथ थे और अब मैं और इन्जॉय कर रही हूँ उस ट्रिप को याद करके आपके माध्यम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने अपनी जर्नी को ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ाया, समझा, एनर्जीज़ को भी समझा। आगे अब आपने सेवा भी करनी शुरू कर दी। आपने एक इम्पॉर्टेंट पहलू पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का जो था, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। तो हमें संक्षिप्त में पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बताइए, अपने अनुभव के बारे में बताइए। यस अरुणा जी, 2019 मार्च 6 को पता चला ऋषिकेश से सडनली वापस दिल्ली आ रहे हैं। कोई प्लान नहीं था सर का, उधर से हैदराबाद जाने का प्लान था, सडनली दिल्ली आ रहे करके। मुझे उस समय हैदराबाद जाने का प्लान था, बट सर की प्लान सुन के मैं ड्रॉप हो गई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पर ITO में, आंध्रा स्कूल में। वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया वाला आने से पहले हमारा पिरामिड मास्टर्स के साथ टेबल में बैठे हुए थे सर। तो गेट के पास जैसा एंट्री किया तो उस सीट पे जैसा मैं बैठी, मैं मेडिटेशन में चले गई। मेडिटेशन में जाने के बाद पूरा बाबा जी का प्रेजेंस आके मुझे ये दिखाते हैं इतना दूर में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को। पत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी पूरा बैक साइड पूरा हिमालयास में काशाय वस्त्र, ऑरेंज क्लॉथ्स वाले कई सारे हजारों एज वाले उम्र के महामुनि, वो सब आके उनके ब्रह्मरंध्र से उतर रहे हैं, पत्री जी के ब्रह्मरंध्र से अंदर उतर रहे हैं। और बाबा जी इधर से बोलते हैं, देखो ये आध्यात्मिक सम्मेलन हो रही है, पूरा स्पिरिचुअल लीडर्स एक होने जा रहे हैं, एक होने का जो स्थान है वो ही है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। लेकिन जो बाबा जी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बताते हैं, वो शब्दों में उतारते उतारते वो कुछ परसेंटेज ही बाहर आएगा। कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन पूरा का पूरा वो नहीं आती। मुझे पूरा पिक्चर दिखाया गया कि पूरा इस जगत की आध्यात्मिकता की जो मेन स्थान वो ही है, सभी परम गुरु मंडल की मेन स्थान भी वो ही है करके। इतना में एकदम से शास्त्री सर आया, मेरा हाथ पकड़ के, तुम चल और तुम साउथ दिल्ली से तुम पार्टिसिपेट करेगी PPI में। तो पत्री सर के बगल में बिठाया। तो सर को पता है कि वो कौन बैठे हैं वहां पर, बाबा जी बैठे हुए दीप्ति के शरीर में, उनको तो पता है। ये तो वो मेरे आंखों में देखा, उन्होंने 2-3 मिनट मुझे टाइम दिया रिलैक्स होने में, फिर माइक पकड़ाया। माइक में ये बोल रहे थे, ये आवाज आ रही थी कि जब मैं को छोड़ के हम की स्थिति में आएंगे तब तुम्हारा द्वारा ही मिरेकल्स होगा इस दुनिया में। मतलब ये आई को छोड़ना होगा, मेरा मैं सब कुछ वही में आना होगा, हम में आना होगा, तब आपके द्वारा ही मिरेकल्स होगा। मेरे अंदर जो शक्ति बैठ के मुझे चला रही है वो कोई और नहीं है, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी है। इस तरह की बहुत सुंदर शब्द आया। वहां से जर्नी शुरू हो गया। तब मुझे क्लैरिटी था। कहीं लोग डर रहे थे उस समय, ये क्या है, ध्यान तो समझ में आ गया, आध्यात्मिकता है, ध्यान सिखाना सब कुछ, ये पार्टी का क्या है। कहीं लोगों को प्रश्न होती थी, अपना मास्टर्स में से डर भी गए थे, पार्टी ये कैसा होगा। लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा पार्टी का, क्योंकि मुझे और बताया भी तब बाबा जी ने कि सब कुछ ये व्यवस्था जो बदलने वाली है वो यहीं से बदलेगा, उसका जो मूल जड़ है पत्री जी है। तो जो पत्री जी हमारे साथ खड़े हैं तो किस बात की चिंता है। फिर नॉमिनेशन, वंडरफुल एक्सपीरियंसेस रहा। विभा गुप्ता जी, सोनिया गुप्ता जी नॉमिनेशन के पार्ट रहा। जब उन दोनों की सिर मुझे यहाँ दिखता था, 3 सिर एक ही जैसा, तो जो मूल चेतना की जो 3 आदि माताओं की जो एनर्जी का यहाँ फील होती थी, तब मुझे समझ में आता था अच्छा फेमिनिन एनर्जी का खेल शुरू हो गया यहाँ पर। और इतना मिराकुलसली वो नॉमिनेशन पेपर्स वो सब काम भी हो गया। और जब हम पॉम्पलेट्स देने के लिए अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 तक पार्कों में जाते थे, उनके लिए सरप्राइज लगता था कि सुबह सुबह इतना डेडिकेशन के साथ आप लोग आ रहे हो, इतनी छोटी उम्र में, क्या है ये सब। बोलते जिस व्यवस्था के बारे में हम सुबह से शाम तक टीवी के सामने बैठ के हम जज करते, ये पार्टी वाला ऐसा, ये पार्टी वाला ऐसा, हम बोलना नहीं चाहते, हम बदलने के लिए उसी व्यवस्था में उतरे जिस व्यवस्था की बदलाव की जरूरत है। तब वो 60 इयर्स 70 इयर्स वाले एज डंगल्स वो भी बोलते थे, बेटा हम इतनी सालों से हम बोलने में रह गए, लेकिन तुम लोग करने में उतर गए, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं करके। उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी रहा।
बहुत सुंदर। दोपहर में हम 1:30 बजे भी धूप में पॉम्पलेट्स देने जाते थे, ठंडी सी हवा आ रही थी, तो विभा मैम ने बोला दोपहर में इतने ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? तो राम ने भी बोला हाँ मैम ठंडी हवा आ रही है। तो मैंने एक बार ऐसा देखा तो 4 हमारे शंबाला मास्टर्स क्लाउड्स के ऊपर बैठ के हंस रहे थे। तो ये मतलब इतने सारे हर पल पे मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि हम है आप लोगों के साथ, यू आर नॉट एलोन। तो वो जर्नी हमेशा रहा। फिर मैं उनको देख के मुस्कुराई। कई बार बता देती हूँ, कई बार नहीं बताती हूँ बातों को, क्योंकि फिर वो समझ में ना समझने की बात भी आ जाती है। तो इस तरह की बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने पिरामिड पार्टी का। तो ये जो है पिरामिड पार्टी, ये एक बहुत बड़ा संगठन है धरती के ऊपर, सभी को यूनाइट करने के लिए। इसकी सीक्रेट धीरे धीरे सभी लोग समझ जाएंगे। तो आपने कुछ खास सीखा इससे? यस, बहुत कुछ। पब्लिक में जाने के बाद बहुत कुछ, जैसा हमारे ऊपर टॉन्टिंग भी करते थे लोग पार्कों में जाने के बाद। उस एरिया की जो सीनियर पार्टी लीडर्स आके बोलते थे ये जो ध्यान सिखा रही है ये तो वाटर ही नहीं है, क्योंकि मैं तो 13 साल बच्चे को भी ध्यान सिखा रही थी, पूरा समझा रहे थे हम लोगों को। तो वो पीछे से टॉन्टिंग करते थे वो लोग कि ये तो वाटर है ही नहीं, ये लोग कर रहे। तो मैं ध्यान सिखा के उस बच्चे को फ्री करने के बाद उनको बुलाती थी, आप 2 मिनट बैठ सकते हैं मेरे साथ। एक्चुअली क्या है, हम इस बहाना से हम लोगों तक पहुंच रहे ताकि अपने में बदलाव लेकर आओ करके। हम वोटर्स को नहीं ढूंढ रहे, ना ही हम वोट के लिए आए पब्लिक तक पहुंच रहे ताकि उनको जगाने के लिए वो कौन है, वो आत्मज्ञानी बने, वो एक सही डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाए, ताकि यदा प्रजा तदा राजा होना चाहिए। प्रजा जागरूक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा जागरूक पर्सन को ही वो सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा इरादा आपके साथ कंपटीशन नहीं है, आप भी पॉम्पलेट देने से पहले ध्यान सिखाइएगा तो वो इजीली समझ पाएंगे करके उनके साथ, मतलब वो हमारे उल्टा बोलने के बावजूद भी हम उनके साथ फ्रेंडली रहना और उनमें तुरंत बदलाव आना, सॉरी बोल के जाना, इस तरह की बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहा पब्लिक में जाने के बाद। बहुत अच्छा। हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ हम भी आपसे सीख रहे हैं। तो आप अभी सेवा में भी आगे बढ़ गए, क्योंकि PSSM का एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि ध्यान सीखो, फिर आगे ध्यान सिखाओ भी, लोगों का सुनो भी और उनको सुनाओ भी, सज्जन सांगत्य करो। तो इस बारे में आपने बहुत सी कोर्सेस प्रोसेसेस करवाए, JTTP के माध्यम से, इनर जर्नी के माध्यम से, सेठ वर्कशॉप के माध्यम से। तो हम आपके अनुभव उसमें सुनना चाहते हैं। यस, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। सो जैसा मैं मेडिटेशन में आई उसी दिन से मेरे पास जो IIT का स्टूडेंट्स होते थे 30 स्टूडेंट्स, मैं उन्हीं से ही प्रैक्टिकल्स करना शुरू कर दिया। तो उन्हीं में ही मैंने रिजल्ट देखा था, जितना एक्सपेक्टेड रैंक था बहुत अच्छा रैंक आने लगी। तो धीरे धीरे मैं अपने इंस्टीट्यूट में सभी स्टूडेंट्स को, फिर पूरा परिवार को, फ्रेंड्स को, ऐसे ग्रेजुअली सभी को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। तो कभी भी सेवा करना है समझ के कभी भी नहीं किया। तो ऐसा लगता था ये मेरा जिम्मेदारी है, वही मेरा पर्पस है, वही मेरा काम है। शुरू से ऐसा ही लगता था, एक फ्लो के साथ चलते थे, अंदर से जो भी आया वो करते जाओ। तो यस, इसी में फिर धीरे धीरे क्लासेस करना। तो सबसे पहले जैसा जो इतनी बचपन से जो प्रश्न था, मेडिटेशन में आने के बाद मैंने योर सोल्स गिफ्ट पढ़ने के बाद मुझे पूरा एक ही किताब में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों हो रहे धरती पे ये सब ड्रामा। फिर उसी को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया था। ये सब सर्विस चलती रही और क्लासेस दिल्ली में भी, बाहर में भी, हर जगह पर। जैसा जैसा 2017 में जैसा बेबी होने के बाद मेरे अंदर से ये आवाज आती थी कि अब चारों, मतलब कैबिन में बैठती थी ऑफिस में, फिर कैबिन में ऐसा लगता था ये जगह मेरा नहीं है, अब मुझे बाहर जाना चाहिए, मेरा काम ये नहीं है। तो 2017 दिसंबर में पत्री जी से बात की थी कि सर मुझे जॉब का लेके कोई डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, कहते तुम अपनी नौकरी कर लो। मुझे लगा कि नौकरी करने के लिए क्यों बोल रहे। तुरंत उन्होंने 1 सेकंड में बोला तुम अपना नौकरी कर लो। फिर 1 सेकंड में थर्ड टाइम भी जवाब दे दिया, अपना नौकरी करो। तब जाके दिमाग में आ गया, जिस पर जो नौकरी करने के लिए धरती पे आई उस नौकरी करने के लिए मुझे इशारा किया जा रहा है। क्योंकि विश्व गुरुओं के शब्दों का बियॉन्ड छुपा हुआ सत्य को समझना इतना इजी नहीं है मैम।
इतना उसके लिए हमारे अंदर एक चीज चाहिए होगा, समझने के लिए एक एनर्जी चाहिए आपको होगा, भी उस एनर्जी को लेवल बढ़ाना को पकड़ना पड़ा, होगा। अदरवाइज पकड़ना। शब्दों को सुनोगे तो शब्दों पे ही बुद्धि बैठते बुद्धि जाओगे, चलाने फिर लग गए तो हो आपका गया काम, कुछ फिर भी नहीं समझ पाएंगे। फिर अपना जॉब का समझते हुए फिर मैं सर्विस करने लग गई। सब कुछ 2019 में इस तरह की पिरामिड पार्टी का हो गया। 2020 में 23 मार्च को मैं अपने घर पे, दिल्ली में घर पे बैठ के जब ध्यान कर रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा जो एक्सपीरियंस है मुझे, मेरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की और जगा दिया गया कि एक गोल्डन, बिल्कुल मानिएगा कि पूरा लोक जो है गोल्डन, तो लाखों सूर्य एक जगह इकट्ठा होने से कितना प्रकाश है, उतना गोल्डन प्रकाश, उसमें से एक आदि पराशक्ति निकल के गोल्डन त्रिशूल लेके आती है और मुझे बोलती है अब ये त्रिशूल तुम पकड़ो, तुम्हारा समय आ गया, अब तुम्हारा जिम्मेदारी हाथ में ले लो। मैं जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटी। जब वो पकड़ी, मुझे कॉन्सेप्ट दिखा गया, बीच में त्रिशूल रख के ये डॉट और चारों ओर 9 डॉट्स, उसके और 40, उसके और 100, इस तरह के बताया गया। इस त्रिशूल के अंदर जो ऊर्जा थी उसको लेने के लिए अभी सभी तैयार नहीं है। जो तैयार है, वो जो बैठे हुए, जो तैयार है वो लेना है, दूसरे को देते हुए उनको रेडी करना है। तो मुझे सर्किल के कॉन्सेप्ट बताया, छोटा सा सर्किल से लेके बड़ा का सर्किल, पूरा जगत तक ये फेमिनाइन एनर्जी को कैसा करना है, तो उसके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में किससे शेयर करना है, क्या है, फिर तेलुगु मास्टर बालकृष्ण जी से शेयर किया। वहां से जो इनर जर्नी की कॉन्सेप्ट शुरू हो गए। तो इनर जर्नी में मुझे भी शुरू में समझ में नहीं आता था, क्योंकि हम लोग इनर जर्नी करने के लिए बैठ जाते थे, हजारों लोग ग्रुप में जुड़े हुए रहते थे जूम में, और मुझे जो दिख रहा था वो मैं बोल रही होती। बाद में मेरे अंदर ही प्रश्न उठता था, ये सब कुछ मुझे क्या दिख रहा है, मेरे मुंह से क्या शब्द आ रहे हैं, मुझे ही प्रश्न जैसा लगने लग गए कि मेरे अंदर तूफान उठी। ये हजार, मतलब घंटे घंटे तक मैं लेटी रहती हूँ, पता ही नहीं चलता, दिन रात का नहीं पता चल रहा, पूरा बॉडी में इतना लाइट हो रहा है, इतना चेंजेस आ रहे हैं, ये सब। फिर एक कानपुर के एक सेशन में पितामह ने एक टाइम पर द गोल्डन लेक बुक का बताया उन्होंने कि गोल्डन लेक बुक जब मेरे पास भेज दिया गया, पत्री जी ने, शास्त्री सर के द्वारा, कुलविंदर जी कॉपी करके दे दिया, तो जब मैंने वो गोल्डन लेक बुक पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि माय गुडनेस, मैं बच गई, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। कि कितने सारे मास्टर्स पूरा कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, वही तो काम मेरे द्वारा हो रहा था, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी। काम तो हो रहे थे, लेकिन मेरे अंदर भी प्रश्न उठती है ना, सभी को तो होता है, मेरे द्वारा हो क्या रहा है, नहीं समझेंगे तो ये तो तूफान मचेगा। लेकिन गोल्डन लेक मुझे पितामह जब मुझे जिस चीज की जरूरत है वो मुझे देते रहते, भेजते रहते, ऑडियो के द्वारा या वीडियो के द्वारा या बुक्स के द्वारा। तो इस तरह के मुझे संभालते हुए आ रहे थे, क्योंकि मेरा जर्नी डिफरेंट रहा, थोड़ा सा हटके रहा, फास्ट रहा, सबसे इम्पोर्टेंट तो लेकिन सभी के साथ वो मैचिंग नहीं था, क्योंकि ये सब इनर जर्नीज जो है एक नया चीज शुरू हो गई, ये पहले कभी भी नहीं था इस कम्युनिटी में, या मान के चलिए। लेकिन सभी के लिए प्रश्न उठेगा, ये क्या नया शुरू कर रही है दीप्ति, प्रश्न तो मेरा अंदर भी है, लेकिन उसके लिए फिर संभालते थे मुझे, पत्री जी जो भी हो रहे गलत नहीं हो रहे बेटा, तुम बिल्कुल ठीक रास्ता पे जा रहे हो और लोगों को रास्ता दिखाने वाले हो, तुम अपने आप को डाउन मत करो, मुझे हर समय पर वो संभालते हुए आ रहे थे। तो उसके बाद फिर जब एक ऋषिकेश की पिरामिड के बारे में माधवी मैम और मल्लेश्वर राव सर पूछने के लिए, और वही इनर जर्नी तेलुगु में करने, तेलुगु का जो है हिंदी में करने के लिए प्लान करके जब हम मेडिटेशन में बैठे थे, मैं, बालकृष्ण सर, माधवी मैम और मल्लेश्वर राव सर, तब मुझे कॉस्मिक गवर्नमेंट का मैसेज ये था कि वाइट ब्रदरहुड आर रेडी टू कनेक्ट विथ यू टू ऑर्गेनाइज द वर्कशॉप्स। तो उसके नाम दिया गया JTTP, जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ। उसको सिंगल डॉट को दिखाते हुए उसको स्प्रेड किया गया चारों ओर, तो पूरा दुनिया तक पहुंच जाएगी। तो वो जो JTTP शुरू हुआ है, वो सभी जैसे बात करने के लिए, दीप्ति को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला जाता है, JTTP की फाउंडर है, JTTP के लिए काम कर रही है, बट आई एम जस्ट ए मीडिया। सच तो यही है, मैं मीडिया थी, मैं मीडिया जैसे ही काम कर रही हूँ। तो वाइट ब्रदरहुड जो है मेरे द्वारा काम कर रहे हैं, उसमें सीरियंस, आर्कटूरियंस, प्लीडियंस, एंड्रोमिडन्स, सभी गैलेक्टिक फ्रेंड्स मेरे द्वारा आके बात करके प्रोसेसेस दे रहे थे। तो हर वर्कशॉप में हम ये बताने की कोशिश करते, बूट कैंप में, मेडिटेशन इज द ओनली आनापानासति ध्यान। मेडिटेशन और कोई मेडिटेशन है ही नहीं, लेकिन जो प्रोसेसेस हम करवा रहे थे वो चक्रास लेवल पे या बॉडीज लेवल पे, वो प्रोसेसेस, वो आनापानासति ध्यान अच्छे से होने के लिए, इनको रेडी करने के लिए, क्योंकि
ये ड्युअलिटी से वननेस की ओर जाने की समय आ गया। सोल्स आर रेडी टू गो इनटू द यूनिटी। वो उस डायमेंशन चेंज होके फिफ्थ डायमेंशन हार्ट एरा में जाने के लिए अब द्वैत्व को छोड़ के एकत्व में जाने के लिए जो जो रेडी है, उनको ये प्रोसेसेस करवा रहे हैं हम लोग करके। न्यू एनर्जी किताब में भी लिखा हुआ है, एसेंशन किताब में भी लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम इट्स हैपेंड विद द पास्ट सिविलाइजेशंस आल्सो। तो ये गोल्डन लेक बुक में भी लिखा हुआ है। तो वो प्रोसेसेस हो रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस। तो लोगों को क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा ड्यूटी था वहां बैठ के उनको प्रोसेसेस के द्वारा उनको रेडी करना। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि वहां पर मैं एक मीडिया बन के मैं प्रोसेसेस के लिए बैठ के जो दिख रहा वो बोलने लग गई। तो जिसमें जो कई लोगों को बात समझ में आ गया, मेडिटेशन इज द आनापानासती मेडिटेशन। लेकिन कुछ लोग ये जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ ये नहीं सुन रहे थे, जो मैं कर रही थी उसको कॉपी करने लग गए। ये जो मैं मीडिया बन के जो कर रही थी उसी तरह वो भी कुछ देखने के लिए, बताने के लिए, फिर वो उस पे उनका इंटरेस्ट रहा, वो डाइवर्ट होने लग गए। बाद में समझ में आ रहा था ये तो डाइवर्शन हो रहा है। तो क्या हम कह रहे हैं, जिस चीज की और इशारा कर रहे हैं वो समझो। मेडिटेशन एंड प्रोसेसेस एक नहीं है। मेडिटेशन सांसों के साथ जुड़ने से ही आप उस समाधि स्थिति में जाओगे, उसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। इन सब चीजों का भी जरूरत नहीं है, चक्रास पे काम करने की, बॉडीज पे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो उस टाइम पर आके व्हाइट ब्रदरहुड इसलिए दिया, कहीं सारे सोल्स रेडी है ड्युअलिटी से वननेस में आने के लिए। वो वहां अटक रहे थे कि वो वहां की ब्लॉक्स को क्लीन करके इधर लाने के लिए हेल्प मिल रहा था। जैसे पीएमसी हिंदी को ले लीजिए, पीएसएसएम को ले लीजिए, एक क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये एक मास्टर, कई 10-12 मास्टर्स क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, हेल्प करते, तो हम एक दूसरे का जैसा हेल्प यहाँ ले रहे, एट द सेम टाइम दे आर रेडी टू हेल्प अस। तो इनमें उनमें कोई फर्क नहीं है। तो मेडिटेशन मतलब कुछ देखना है, वो बताना है, उसी को गाइड करना है, वो नहीं है। मेडिटेशन इज द आनापानासती मेडिटेशन, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो प्रोसेसेस हम करवा रहे हैं उसको कॉपी करते हुए आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक लास्ट अंतिम मैसेज आप हमें दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? माय गुडनेस, या बी नेचुरल। फर्स्ट ऑफ ऑल बी नेचुरल। जैसा हवा चलती है तो पत्ते अपने आप हिलते हैं, वो कभी सोचते नहीं है, एनालाइज नहीं करते हैं लाइफ को, मैं हिलूं या नहीं हिलूं। यदि मैं हिलने से बगल में ये पत्ते कुछ और सोचेगी या ये पत्ते को बुरा लगेगी, कभी पूछती है? पेड़ पौधे पत्थर कभी कितना नेचुरल रहते हैं, क्यों ह्यूमन बीइंग नहीं रह पा रहे? नेचुरल रहना है हमें। तो उसी नेचुरल स्टेट में एवरीवन इज द यूनिक। सो आपका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो आप आपके जैसा रहने से ही ये पूरा यूनिवर्स एक कंप्लीटनेस में आएगी। तो ये जो इस वक्त धरती पर एक पीक एनर्जी सिचुएशन चल रहे हैं, दिस इज द वंडरफुल सिचुएशन, कभी भी पहले नहीं था। तो ये एसेंशन पीरियड, एक तरह के एसेंशन पीरियड है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल लेवल में भी, इमोशनल लेवल में भी, मेंटल लेवल में भी, स्पिरिचुअल लेवल पे भी। कभी भी डरना नहीं, जो भी हो रहे हैं उसको स्वीकार करें। मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। इस एसेंशन पीरियड को ना समझते हुए, बॉडी पेन्स, इन सब चीजों को ना समझते हुए दवाइयों का पीछे ना भागिएगा। बिलीव ऑन योर एनर्जी। एवरी डे मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें। आपसे बढ़कर एनर्जी बीइंग और कोई नहीं, आपसे बढ़कर भगवान और कोई नहीं। जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो वो आप ही हो। इस सत्य को समझना है तो ध्यान करें और जितना हो सके ध्यान प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। हमने बहुत कुछ जाना आपसे, बहुत कुछ समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो सूथिंग वर्ड, आपकी जो सूथिंग एनर्जी मुझे बहुत कंफर्टेबल जोन में रखा टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पीएमसी हिंदी। थैंक यू पितामा। थैंक यू। दर्शकों, हमने कितनी सुंदर जर्नी सुनी आत्मा की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की है कि हम सबकी, सभी आत्माओं की अपनी अपनी जर्नी है। अपनी अपनी जर्नी के साथ आराम से, प्यार से चलते रहें। ध्यान को
सांसों के साथ स्वयं को जोड़े रखना अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं, ताकि हम सब समझ सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। हम पुनः एक बार मिलेंगे आत्मा की यात्रा में एक नए मास्टर के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।